अध्यक्ष देखिए तो ब्राह्मण है, प्रभारी ब्राह्मण है, कोषाध्यक्ष ब्राह्मण है, प्रशासन प्रभारी कार्यालय ब्राह्मण है, प्रशासन प्रभारी संगठन ठाकुर हैं, मीडिया प्रभारी ब्राह्मण है, सोशल मीडिया प्रभारी ब्राह्मण है, सेवा दल प्रमुख ब्राह्मण है, विचार प्रकोष्ठ ब्राह्मण है, सीएलपी ब्राह्मण है। जो लोग हैं हमारे पास उपलब्ध उसमें से बेस्ट हम रखेंगे। कांग्रेस को आपको राष्ट्र के रूप में देखना होगा। 48 लोग उन 75 में से 50 वर्ष से नीचे के भी हैं। ये मैं आधिकारिक रूप से कह रहा हूं आपसे। जहां हम सत्ता में हैं या प्रतिपक्ष में हैं, राजकीय संगठन में, वहां आप देखिए पोखरण का परमाणु विखंडन नरसिम्हा राव साहब ने पूरा तैयार करके दे दिया। अटल जी आए, उन्होंने विखंडन किया। ये तो ऐतिहासिक सच है ना। जिस समय महिलाओं को हम वोट देने का अधिकार दे रहे थे, तब उस वक्त जनसंघ ने स्पष्ट रूप से विरोध क्यों किया? संविधान सभा में कहा कि नहीं, महिलाओं के पास अकल कम होती। सलाम, नमस्कार। मैं हूं कुणाल पाठक और आप देख रहे हैं द लखनऊ पोस्ट का कार्यक्रम भारत में विपक्ष। इस कार्यक्रम में मेरे साथ हैं मेरे मेहमान कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत जी। नमस्कार सुरेंद्र जी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार आपको, आपके दर्शकों को और आपकी पूरी टीम को। जी शुक्रिया। सुरेंद्र जी, राहुल गांधी जाति जनगणना की बात करते हैं, इसे राष्ट्र के लिए आवश्यक भी बताते हैं। वो इसे भारतीय समाज, प्रशासन और सत्ता के हर कोने तक पहुंचाना चाहते हैं। राहुल जी ने इसे एक आंदोलन का स्वरूप प्रदान कर दिया है। बीजेपी, आरएसएस के लोग इस बात से बिल्कुल परेशान हैं, असहज हैं और सकते में हैं। लेकिन जब बात उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की आती है, तब उनका विजन रिफ्लेक्ट होता नहीं दिखाई पड़ता है। जो प्रॉपर रैंकिंग है उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी में, उसमें जातिवार प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। उदाहरण के लिए, किसी कार्यक्रम में बैठ करके ब्राह्मण ठाकुर करना अच्छा नहीं लगता है, पर चूंकि जातिगत जनगणना की बात है, राहुल गांधी जी के विजन की बात है, तो अध्यक्ष देखिए तो ब्राह्मण है, प्रभारी ब्राह्मण है, कोषाध्यक्ष ब्राह्मण है, प्रशासन प्रभारी कार्यालय ब्राह्मण है, प्रशासन प्रभारी संगठन ठाकुर हैं, मीडिया प्रभारी ब्राह्मण है, सोशल मीडिया प्रभारी ब्राह्मण है, सेवा दल प्रमुख ब्राह्मण है, विचार प्रकोष्ठ ब्राह्मण है, सीएलपी ब्राह्मण है। सवाल ये है सुरेंद्र जी कि जब एक ब्यूटी पेजेंट को जातीय भागीदारी के रूप में देखा जा सकता है, तो पार्टी के संगठन में इसे क्यों रिफ्लेक्ट नहीं किया जा सकता, विशेषतः उत्तर प्रदेश में? दो बातें बड़ी साफ हैं आपकी। मैं आपको बहुत ईमानदारी से हम लोग बात करें, जो कि आपके साथ बात कर सकते हैं और ये बात कहीं जिसको कहते हैं कि मिसकोट नहीं होगी। जी, पिछली बार के भी आपके और हमारे कन्वर्सेशन में एक चीज बिल्कुल स्पष्ट हुई थी कि हमारा संगठन का ढांचा यहाँ पर अन्य राज्यों की अपेक्षा और राष्ट्र की अपेक्षा कमजोर है। हमने इसको स्वीकार किया था। तो जी, जो संगठन को हम मजबूत करने की दिशा में काम भी कर रहे हैं, प्रयास भी कर रहे हैं, तो हमारा ढांचा यहाँ कमजोर है। तो जो लोग हैं हमारे पास उपलब्ध, उसमें से बेस्ट हम रखेंगे। इसको लेकर के कहीं कोई दो राय नहीं है। कुछ कमियां हैं जिसको हम स्वीकार भी कर चुके हैं। आप अगर ध्यान से देखेंगे इसके बरक्स, कांग्रेस को आपको राष्ट्र के रूप में देखना होगा, तो राष्ट्रीय पार्टी के स्वरूप में अभी हम लोगों ने राष्ट्रीय सचिव बनाए हैं कांग्रेस पार्टी में। तो जो कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रीय सचिव बनाए, कांग्रेस तो राष्ट्र के स्तर पर देखी जाएगी और जानी जाएगी ना। राष्ट्रीय स्तर पर अगर आप देखेंगे तो 75 हमने एआईसीसी सचिवों की नियुक्ति की है पिछले हफ्ते। तो उसमें 10 दलित हैं, 5 आदिवासी हैं, 23 पिछड़े हैं, 11 अल्पसंख्यक वर्ग के हैं, 12 महिलाएं हैं। 75 में से ध्यान रखिएगा, और 26 सामान्य वर्ग के हैं। तो आप जब हमारे ऊपर बात करें तो उस राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य को, और एक चीज और मैं बताऊं, लगभग 48 लोग उन 75 में से 50 वर्ष से नीचे के भी हैं। ये मैं आधिकारिक रूप से कह रहा हूं आपसे। हम ऊपर से लेके नीचे तक सब जगह पे प्रतिनिधित्व देने की बात कर रहे हैं। ऊपर से शुरू किया है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है इस वक्त? मल्लिकार्जुन खड़गे साहब। वो ऐसा परिवार, जिस परिवार को आजादी के आंदोलन से पहले ही जिसके परिवार को जला के मार दिया गया था और जो बरसों बरस जंगल में रहा। आप देखिए, उससे पहले हमारी अध्यक्षा कौन थी? श्रीमती सोनिया गांधी, महिला। इसके साथ में अगर हम पूछ लें भारतीय जनता पार्टी से कि भारतीय जनता पार्टी के उदय से लेकर के आज तक एक महिला अध्यक्ष बनी क्या भारतीय जनता पार्टी में? एक दलित अध्यक्ष बनाया था इन्होंने, उसी को 1 लाख रुपए की में जेल भिजवा दिया बंगारू लक्ष्मण को। एक अध्यक्ष इनका चुना गया क्या? एक बता दीजिए, कोई एक चुनाव हुआ हो?
तो संगठन को, उत्तर प्रदेश के संगठन को जब हम बात करते हैं तो हमारी थोड़ी सी कमजोरियां हैं, कुछ समय दीजिए आप हमें। राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरीके से हमने ये सभी लोगों को प्रतिनिधित्व दिया है, उसी तरीके से राजकीय स्तर पर भी हम प्रतिनिधित्व, और जहां जहां हमारा संगठन मजबूत है, चाहे जहां हम सत्ता में हैं या प्रतिपक्ष में हैं, राजकीय संगठन हमारा, वहां आप देखिए, आपको भाई पंजाब में देखिए प्रताप सिंह बाजवा हमारे सीएलपी हैं, पिछड़े समाज से आते हैं, ठीक है ना। आप हरियाणा में देख लीजिए, सीएलपी हमारे भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब हैं, पिछड़े समाज से आते हैं, और 5 हमारे अध्यक्ष हैं, अलग अलग समाज से आते हैं। तो जहां हम करने की स्थिति, मध्य प्रदेश में देख लीजिए, जीतू पटवारी पिछड़े समाज से आते हैं, महाराष्ट्र में देख लीजिए नाना साहब पटोले को, आप देखें झारखंड में देख लें, आप हमारा छत्तीसगढ़ में देख लें, जहां मजबूत सत्ता में या प्रतिपक्ष में है तो आपको दिखाई देगा। जहां हम थोड़ा सा कमजोर हैं तो हमें उन सब लोगों को तमाम अपने विरोधाभासों के बावजूद साथ रख करके चलना है, जो हमारे दुर्गम समय में साथी हैं। तो कहने का मतलब ये कि आने वाले समय में जो जाति भागीदारी है वो उत्तर प्रदेश में भी स्पष्ट हो जाएगी, बिल्कुल मिलेगी, और राहुल गांधी जी के विजन के हिसाब से ही यहाँ पर भी चलेगा। 100% आप पूरी तरीके से आश्वस्त रहें, ये ऐसा ही हो। ये एक अलग बात है कि टाइम कुछ फिक्स नहीं हो सकता है, कितना टाइम लगेगा इस पर कुछ नहीं। कुणाल भाई देखिए, इंटरव्यूज में झूठ नहीं बोलना चाहिए। हमारी परिस्थिति, हमारी स्थिति उत्तर प्रदेश में एक विशेष परिस्थिति है। उत्तर प्रदेश को लेकर के आप देश के समय काल को नहीं तय कर सकते, उत्तर प्रदेश को तय कर सकते हैं। हाँ, आप हमें राष्ट्रीय स्तर पर अगर इस तरीके से कहेंगे तो हम राष्ट्रीय स्तर पर आपको जवाब देने के लिए तैयार हैं, वो हमने जवाब दिया भी। अब जब संगठन अभी जब महासचिव आएंगे उसको भी आप देख लीजिएगा, अभी तो हमने सचिवों का दिखाया है। ठीक बात है। हरियाणा में इस समय एक अखबार की हिंदी का अखबार है, उसकी कॉन्क्लेव चल रही है। उसमें जो हमारे कानून मंत्री हैं, यूनियन लॉ मिनिस्टर है मेघवाल साहब ने, अभी उन्होंने हाल में ही कांग्रेस पर आरोप लगाया। आरोप लगाते ही उन्होंने वो 1951 का वाकया याद दिलाया, जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने दावा किया है कि इस्तीफा देने के 5 कारणों में से एक कारण ये भी था कि पंडित नेहरू ने उस समय ओबीसी कमीशन बनाने से मना कर दिया था। साथ में वो ये भी कहते हैं कि काका कालेलकर कमेटी और मंडल कमीशन, इनके आंकड़े कांग्रेस के कार्यकाल में आए, उनके पास थे, लेकिन उन्होंने कभी जारी नहीं किए, और आज वो जातिगत जनगणना और जाति हिस्सेदारी की, भागीदारी की बात करते हैं। इस पर क्या कहेंगे सर? देखो, अर्जुन मेघवाल एक अधिकारी रहा है, वो पीसीएस आईएएस ऑफिसर था राजस्थान में, और उनको इन्होंने वो कर दिया था। तो अधिकारी टाइप की बात करेगा, इसको याद नहीं रहता एक्चुअल में क्या ये लोग करते हैं। ये लोग कांग्रेस पर आरोप लगाते समय ये भूल जाते कि इन्होंने क्या किया। हमने तो भाई चली, हमारी राजनीतिक प्रतिद्वंदिता थी, और हम तो मानते हैं कोई बाबा साहब हमारे पदाधिकारी तो थे नहीं कांग्रेस के। बिल्कुल, हमने उनको, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजेंद्र प्रसाद जी जैसे वरिष्ठ आदमी को कानून संविधान सभा का सदस्य और इनको प्रारूप कमेटी का अध्यक्ष बनाया। ठीक है ना, चुनाव अगर वो हमारे सामने लड़ेंगे तो हम उनके सामने लड़ेंगे, क्यों नहीं लड़ेंगे? ठीक है ना। तो हमारे चूंकि वैचारिक मतभेद थे और जनता के बीच में तो हम चुनाव लड़ने के लिए जब जा रहे हैं तो हम प्रतिपक्षी को जिताने के लिए तो जा नहीं रहे, हम तो अपने पक्ष को जिताने के लिए जा रहे हैं। तो बाबा साहब के सामने हम चुनाव भी लड़े, उनको हराया भी, और उनको उसके बाद फिर लाए भी, ऐसा तो है नहीं। दूसरी बात, काका कालेलकर की रिपोर्ट या मंडल कमीशन की रिपोर्ट की बात, तो हम ईमानदारी से हम तो स्वीकार करते हैं कि हाँ, हमसे चूक हुई, जाति जनगणना होनी चाहिए थी, पहले ही हो जानी चाहिए थी। हमने 2011 में उस चूक को सही कर लिया, जाति जनगणना करी। उसके टेबुलेशन में कुछ शिकायतें थी, क्योंकि जब जाति जनगणना हो जाती फिर कुछ शिकायतें आती हैं, तो लगभग 1, 2, 2.5, 3 करोड़ शिकायतें थी। उसको हम जब सही करते गए तो 2014 आ गया, और जब हमने सही करके क्या नाम आ गया तो सत्ता आ गई नरेंद्र मोदी की। तो आप मुझे बताइए, हम जारी करते जाति जनगणना के आंकड़े या वो जारी करते? भाई हमने तो पूरी चीज निकाल करके दे दी, जिस तरीके से हमने पोखरण का परमाणु विखंडन नरसिम्हा राव साहब ने पूरा तैयार करके दे दिया, अटल जी आए उन्होंने विखंडन किया। ये तो ऐतिहासिक सच है ना। तो ये जो अर्जुन मेघवाल जैसे, मतलब जिसको हम असंसदीय भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहते, लेकिन ये लोग ऐसा प्रस्तुत करते हैं जैसे कांग्रेस ने कुछ किया ही नहीं। अरे भैया, कांग्रेस ने तो जितना हो पाया उतना किया, तुम लोग क्या कर रहे थे? अंडे छील रहे थे,
आलू छील रहे थे। काका कालेलकर समिति की रिपोर्ट लागू कराने के लिए तत्कालीन जनसंघ का एक बयान दिखा दीजिए, एक बयान। नहीं, किसी एक आदमी वो जाति जनगणना के लिए सहमत ही नहीं है ना। मेरी बात समझिए, मैं ना 2011 तक ये लोग सहमत थे। आप मेरी बात समझिए, 1952 से 2011 तक भारतीय जनता पार्टी, जनसंघ, हिंदू महासभा ये सब सहमत थी, हम विरोध में थे। तो इनको हमको ये बताइए, काका कालेलकर समिति पर एक बयान, क्या नाम, अर्जुन मेघवाल को मैं चुनौती देता हूं कि अपने पुरखों के दिखा दीजिए, आपको समझ में आ जाएगा अर्जुन मेघवाल और उनके पुरखे क्या कर रहे थे। और इतने ज्यादा लालची लोग हैं ये लोग, भारतीय जनता पार्टी वाले, लालची मैं कह रहा हूं, निस्ता नहीं कह रहा हूं, लालची कह रहा हूं। इतने लालची लोग हैं कि अपनी पूरी पार्टी का विलय, जनसंघ का, जनता पार्टी में कर दिया सत्ता प्राप्त करने के लिए। हमारी पार्टी टूटी फूटी, इधर गई उधर सब, लेकिन हमने अपने सिद्धांतों समझौता नहीं किया। इन्होंने अपने सिद्धांतों से समझौता करते हुए अपनी पूरी पार्टी का विलय सत्ता की लोलुपता में विलय कर दिया। ये लोग क्या बात करेंगे, मतलब 2 कौड़ी के भी महंगे हैं ये लोग, और वैचारिक स्तर पर बात करते हैं इतनी बड़ी बड़ी। मंडल तो कमीशन में जो वो आंकड़ा 1951 का दे रहे हैं, जो वो आधार बता रहे हैं कि डॉक्टर अंबेडकर ने इन 5 आधारों पर इस्तीफा दिया था, जिसमें से एक आधार ये था कि नेहरू जी ने ओबीसी कमीशन बनाने से मना कर दिया था, इनकार कर दिया था। तो क्या ये बात सच है तथ्यात्मक रूप से? मैं तो आपसे एक चीज कहता हूं कि इन 5 कारणों के प्रमाण लेकर के आए ना। और हम तो कह रहे हैं कि भीमराव अंबेडकर साहब, बाबा साहब हमारे मंत्रिमंडल के सहयोगी थे, हमारी पार्टी के सदस्य नहीं थे। हमारे मंत्रिमंडल के सहयोगी तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे। आप मेरी बात समझिए, वो राष्ट्रीय सरकार थी, हमारे मंत्रिमंडल के सहयोगी थे, वो हमारी पार्टी के सदस्य नहीं थे। हमारा उनका वैचारिक मतभेद होना एक स्वाभाविक रूप से। आप क्या कर रहे थे, आपने बाबा साहब का सपोर्ट किया, बाबा साहब के संविधान का सपोर्ट किया। अर्जुन मेघवाल से पूछिए झंडा क्यों जलाया था। झंडा संविधान सभा ने बनाया, तिरंगे को अडॉप्ट किया, क्यों जलाया? संविधान को क्यों जलाया? संविधान सभा में यह क्यों कहा कि हमारा ऑलरेडी मनुस्मृति संविधान है? भाई हम थोड़ी कह रहे हैं, जिस समय महिलाओं को हम वोट देने का अधिकार दे रहे थे, तब उस वक्त जनसंघ ने स्पष्ट रूप से विरोध क्यों किया? संविधान सभा में कहा कि नहीं, महिलाओं के पास अकल कम होती। इन बातों का जवाब देना। आजादी के पहले की बात छोड़ दीजिए, हम उस पर नहीं जाना चाहते। तो अंग्रेजों की दलाली कैसे करते थे, कैसे उनके चरणों में पड़े रहते थे, कैसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जब उप मुख्यमंत्री बने कलकत्ता में फजल हक की सरकार में, कैसे उन्होंने अंग्रेजों के साहब बहादुर को लिख करके लेटर बताया था कि इस 9 कारण के, इन 9 तरीकों से आप ये जो भारत छोड़ो आंदोलन इन लोगों का है, असहयोग आंदोलन है, कैसे इनको लाठी मारे, कैसे इनको डंडा मारे, कैसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को जेल भेजे। हम इस पर बात नहीं करते, कोई बात नहीं, लेकिन आजादी के बाद तो आप अपना योगदान बताइए ना। कोई एक योगदान हो बता दीजिए। आपने काका कालेलकर समिति या बाबा साहब ने अगर जब इस्तीफा, बाबा साहब के समर्थन में कोई एक इन्होंने जुलूस निकाला हो, कोई एक मार्च निकाला हो, बाबा साहब के समर्थन में कोई एक बयान दिया हो, दिखाएं ये लोग। भाई हम पर तो आरोप लगा सकते क्योंकि हमने काम किए हैं। आप लोग तो निकम्मे लोग हो, नकारा लोग हो, आपने कुछ किया ही नहीं, क्या बात करेंगे आप हमसे? ठीक है, एक सवाल सुरेंद्र जी केरल से है। केरल में आपके संज्ञान में आया ही होगा कि वहाँ की सीनियर कांग्रेस लीडर हैं सिमी रोजाबेल जॉन, जिन्होंने कल लीडर ऑफ अपोजिशन वीडी सतीशन पर आरोप लगाया, कास्टिंग काउच का भी और एक्सप्लॉयटेशन का भी आरोप है। और ये कोई, और उनके इस आरोप के बाद उनको पार्टी से भी निकाल दिया गया है, एक्सपेल्ड कर दिया गया। ये मतलब अपने दर्शकों के लिए बता दें कि ये कोई सामान्य महिला नहीं है, ये मतलब 80 के दशक से ही छात्र राजनीति से आई और फिर इसके बाद एआईसीसी की 12-13 साल मेंबर रही, राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की सचिव रही, और इवन जो केरल का लोक सेवा आयोग है उसकी सदस्य भी रही। मतलब इसका मतलब ये है कि वो मन से ठीक ठाक कांग्रेसी हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि उनके मन में कांग्रेस नहीं होगी। इसके बाद जब वो शिकायत करती हैं तो उनको एक्सपेल कर दिया। मैं बस इतना पूछना चाह रहा हूं कि
मतलब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि कोई महिला अगर आगे निकल करके शिकायत कर रही है तो क्या उसे पार्टी से निकालकर हतोत्साहित किया गया? दो बातें बड़ी साफ हैं। पहली बात, महिला के जी। प्रति किसी भी तरीके का कोई भी अगर दुर्व्यवहार होता है तो हम्म। वो अक्षम्य अपराध की तरीके से, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। हम लोगों ने एक कमेटी बनाते हैं, हमारे यहाँ विशाखा गाइडलाइन के हिसाब से कमेटी बनी हुई है। कोई भी चीज आप बात करती हैं, किसी ने कोई गलत काम किया, मैं किसी गलत काम की या उन्होंने जिस आरोप लगाया मैं उसको कतई खारिज नहीं कर रहा हूं। महिलाएं सम्मान के योग्य हैं, लेकिन हर पार्टी का अपना डिसिप्लिन है। उस कानून के हिसाब से, विशाखा गाइडलाइन के हिसाब से अगर आप अपने सीनियर्स के पास जाएं और वो आपकी समस्या का समाधान ना करें तो निश्चित तौर पर आपके पास कानूनी अख्तियार है, आप कानून के जरिए किसी के भी ऊपर एफआईआर करिए, किसी के ऊपर भी कुछ कीजिए। लेकिन जब बगैर किसी उसके आप सीधे ही सीधे आरोप लगाने के लिए, बगैर किसी उचित प्लेटफॉर्म, पार्टी प्लेटफॉर्म, हम तो कहते हैं हमारे अध्यक्ष के पास जाना है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास जाना, हमारी डिसिप्लिनरी कमेटी है ऑलरेडी हर जगह पर, हर हर स्टेट में भी और प्रदेश में भी और देश में भी है। तो हमारी, और बल्कि बरसों बरस ए के एंटोनी साहब उस हेड रहे हैं। तो अगर आपने एक बार भी किसी के खिलाफ हमारे यहाँ शिकायत करी हो और उस पे एक्शन ना हुआ हो या कमेटी ना बनी हो तो हम जिम्मेवार। वो ये लेकिन कह रहे हैं वो ये कह रही हैं सुरेन जी, वो ये कह रही हैं कि जो वी डी सतीशन साहब हैं, जो वहाँ लीडर ऑफ अपोजिशन में हैं, वो एक पावर ग्रुप चला रहे हैं और ये देखिए, वो पावर देखिए ग्रुप जो है किसी की ना शिकायत को आगे आने देता है, ना ये सब ना लोगों ये को सब बातचीत करने देता है। ये सब बकवास की बात है। हमारी हम्म। पार्टी के जितने चरित्रवान लोग हैं उतने तो चरित्रवान मेरे ख्याल से किसी पार्टी में नहीं पाए जाते। कुछ ब्लैक शिप्स भी होते हैं, हम उसकी बात नहीं कर रहे। लेकिन क्या नाम, गणेशन साहब को अचानक से आप 2 महीने पहले या 1 महीने पहले बगैर किसी तथ्य के, बगैर किसी साक्ष्य के आप अगर आरोप भी लगा रही हैं तो पार्टी फोरम पे लगाइए। अगर आपकी क्या नाम शिकायत का निराकरण ना हुआ हो तब आप, लेकिन आरोप अगर आप सीधे सीधे मीडिया में जाकर के लगाएंगे तो प्रश्न उठते हैं। मैं आपको बताऊं, फिर प्रश्न उठते हैं। हमारे यहाँ पे हमारे तमाम वक्ता प्रवक्ता, कुछ लोग हमारी पार्टी छोड़ करके गए। एक दिन पहले तक जो लोग राहुल गांधी जी की, सोनिया जी की, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की, कांग्रेस की नीतियों की बड़ाई करते नहीं थकते थे, अचानक से उनको रात में एक वॉइस नोट आता है। अगले दिन उसी वॉइस नोट के हिसाब से वो एक वो लिखते हैं, क्या बोलते हैं, रेजिग्नेशन लिखते हैं और उसमें कहते हैं प्रभु श्री राम के मंदिर में चूंकि ये लोग 22 जनवरी को वहां पर नहीं गए थे तो मेरा मन बहुत आहत था। चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो। आप देखिए, जिस दिन भी वो छोड़ते हैं उस दिन से 1 घंटे पहले तक वो हमारे पक्ष को रख रहे होते हैं, प्रभु श्री राम मंदिर पर शंकराचार्य जी के पक्ष को रख रहे होते हैं, सत्य के पक्ष को रख रहे होते हैं। तो अचानक से, तो ये इस तरीके से जब आदमी जाता है ना मीडिया में बगैर किसी प्रॉपर फोरम के, भाई हमारे प्रॉपर फोरम ने अगर उनकी शिकायत का संज्ञान नहीं लिया होता तो हम कहते बिल्कुल, और हम मतलब बिल्कुल हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो गलत है या वो सही है। मैं सीधे हम्म, सीधे से ये बात कह रहा हूं कि बगैर हम्म, प्रॉपर फोरम के हमारा अपना पूरी एक विशाखा गाइडलाइन में हमारा पूरा एक सिस्टम है। तो उसको अगर आप डिफाई कर रहे हैं और सीधे जा रहे हैं तो फिर आपके इंटेंशंस पर प्रश्न उठते हैं। और उठेगा, ठीक पार्टी, बात है। हाँ, पार्टी जो है वो डिसिप्लिन से चलती है। अगर इस तरीके की बात कोई आदमी किसी को, अभी कल ये अभी गणेशन जी के ऊपर लगा रही है, कल की डेट में अगर खड़गे साहब मिलने से मना कर देंगे, खड़गे साहब के ऊपर लगा देंगे, फिर आप प्रश्न पूछने लगेंगे। नहीं नहीं, प्रश्न तो पूछेंगे सुरेन जी। बस एक सवाल इसमें बस सिर्फ आखिरी सवाल है इसमें, वो ये कि क्या आप ये दावे के साथ कह सकते हैं, आपके पास बात की सूचना है कि उन्होंने पार्टी के किसी फोरम में कोई शिकायत नहीं की थी? बस इतनी सी अगर बात है। मैं अगर उन्होंने पार्टी के फोरम पर शिकायत की होती तो हम्म। पार्टी के फोरम में बिल्कुल हमारी हर लिखित, हमारा एक छोटे से कार्यकर्ता की भी बात जाती। तो नहीं की जो आपके कहने का मतलब शिकायत? मुझे जानकारी नहीं, अगर कोई जानकारी होती तो हमें जानकारी ये जरूर मिलती कि पार्टी हम्म। फोरम पर शिकायत करके आप वो कर रहे हैं। आप मीडिया में सीधे आ रहे हैं तो मीडिया में एक एक आज की डेट में एक आजादी सी हो गई है कि कोई भी हम्म। आदमी मीडिया में आकर के बगैर जिम्मेवारी के कुछ भी बोल दे रहा है। मैं तो कहता हूं साक्ष्य दें। निश्चित तौर हम्म। पर चलिए मान लीजिए हम नहीं कार्रवाई कर रहे, ठीक, अगर आपके पास साक्ष्य हैं आप पुलिस में एफआईआर करें,
सरकार वहां एलडीएफ की है, हमारी तो नहीं है। पुलिस पे कार्रवाई कराएं और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई अपने आप कानून सम्मत होगी। वो लेकिन बात आप सही है वहीं नहीं जा, सुरेंद्र वहां नहीं जाकर आपकी के बात सही जी, आप सीधे आपकी सीधे बात सही है। एक चरित्र हनन की एक जो विधा हो गई है, इसको थोड़ा सा मीडिया को भी दबाना चाहिए, पूछना जरूर चाहिए। मेरा सिर्फ इतना सा निवेदन है। बिल्कुल बिल्कुल, पर सवाल इतना सा, ये बात आप भी समझते हैं कि जो कास्टिंग काउच और जो एक्सप्लॉइटेशन जैसी चीजें हैं, इनके प्रमाण आते कहां से हैं? अगर किसी ने कोई मैसेज किया हो तो समझ में आ जाएगा, अगर किसी ने छेड़छाड़ की होगी वीडियो तो समझ में आ जाएगा। मैं बताता जी हूँ। जी जी, कास्टिंग काउच के प्रमाण तो साहब, अगर अब वो केरला की मीडिया इंडस्ट्री का अगर आप ध्यान से देख लें, जस्टिस हेमा कमेटी रिपोर्ट ना, हाँ, कितने पन्नों की रिपोर्ट, तो ऐसा थोड़ी कि बगैर प्रमाण के रिपोर्ट। मैं तो उनसे खुलेआम कहता हूँ, हमारी बहन जैसी हैं, आप मीडिया में जाने की जगह अपने साक्ष्यों के साथ, या जो भी चीज है आपके पास, साक्ष्य नहीं भी है तो उसके साथ आपको पुलिस में जरूर जाना चाहिए और कड़ी कठोर वैधानिक कार्रवाई करने के लिए प्रस्तुत करना चाहिए। ठीक बात। वहां नहीं जाकर के तो लोग फिर प्रश्न उठते हैं, मैं सही है गलत है मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। ठीक है सुरेंद्र जी, सवाल हो चुके हैं, अब इसको यहीं खत्म कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।